हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहला चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर में दी गई एक्टिविटी को भी सिखाएंगे ताकि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैनल इजी लर्न विद विष्णु सर के साथ। तो सबसे पहले बेसिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपसे कहा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब आप मान लीजिए कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ को जलाने के बाद एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, तो इसको हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब बर्फ़ को मेल्ट करेंगे तो बर्फ़ मेल्ट होने के बाद वो अपना सिर्फ फेज चेंज करेगी, वो लिक्विड में बदल जाएगी, तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसके 4 प्रोसेस हैं जो बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। दूसरा है चेंज इन कलर, क्या सब्सटेंस का कोई कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या कोई गैस रिलीज हुई है जैसे कि हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या NO2 जिसका कलर ब्राउन होता है। क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, क्या हीट अब्जॉर्ब हुई है या हीट रिलीज हुई है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एक्टिविटी। जो पहली एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है, मैग्नीशियम रिवन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है डेजलिंग वाइट फ्लेम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अ मेटल बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब एक मेटल डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। आइडेंटिफाई द मेटल्स, तो आपको बताना है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्शन होती है Mg+O2 गिव्स MgO। MgO जो है वाइट कलर का पाउडर होता है। एक्टिविटी नंबर 2 है जिसमें बताया गया है लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों ही कलरलेस सब्सटेंस होते हैं, लेकिन जब इनको हीट किया जाता है, जब इनको मिलाया जाता है तो ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। यानी कि इनकी रिएक्शन हम देख सकते हैं नीचे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड जब इनको मिक्स करते हैं तो ये बनाता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है जिसको हम बोलते हैं PbI2, इसका कलर होता है येलो, इसलिए ये येलो प्रेसिपिटेट है। तीसरी एक्टिविटी है जिंक में जब डाइल्यूट एसिड मिलाया जाता है, यानी कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड पहली एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है और तीसरी एक्टिविटी है। इन एक्टिविटी में जो हमें पता चला वो ये, पहली एक्टिविटी में हमने देखा कि जब एक मेटल को रिएक्ट करता है तो उसमें उसका फेज चेंज होता है या उसमें से एक उसका सब्सटेंस का नेचर ही चेंज हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि वो एक पाउडर बन जाता है। दूसरे केस में हमने देखा कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने मिक्स किया तो वो क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, उसने अपना कलर चेंज कर लिया। तीसरे एक्टिविटी में हमने देखा कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस रिलीज होती है और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल आता है, वाई इज मैग्नीशियम रिवन क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिवन को साफ क्यों किया जाता है? आपको पता होगा मेटल जो होता है वो रिएक्टिव होते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, जंग वगैरह लग जाती है अपने सिंपल शब्दों में। तो मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म ए स्टेबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट। मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है जिसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम प्रॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके।
तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये क्यों की जाती है। तो इसका आप जवाब देंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब एक रिएक्शन है Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस वाटर। इसमें आप देखेंगे फिजिकल स्टेट मेंशन किया हुआ है। आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है, तो वहाँ पे हमने लिख दिया S। वाटर इस केस में स्टीम है, तो स्टीम जो वेपर होती है, भाप होती है, वो गैसियस फेज में होती है। जब वो रिएक्ट करते हैं तो बनता है Fe3O4। Fe3O4 जो होता है वो सॉलिड होता है और हाइड्रोजन होती है वो गैस होती है। तो कभी भी आप जब भी केमिकल रिएक्शन लिखें उनका फिजिकल स्टेट ज़रूर लिखें। अब अगला सवाल है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसका जनरल फॉर्मूला है A प्लस बी गिव्स AB। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, NCERT में इन्हीं एग्जाम्पल का उल्लेख है और इनके अलावा हमें और कोई एग्जाम्पल नहीं करने हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पे कोयला है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हमने जो देखा क्विक लाइम में जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए ये जो रिएक्शन बताया क्विक लाइम प्लस वाटर वाली रिएक्शन, इसका हम आगे यूज़ करेंगे वाइट वॉशिंग में। इसके ऊपर एक सवाल भी आता है तो हम आगे देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। हमारे NCERT में 4-5 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, एग्जिट यानी एक्सो का मतलब एग्जिट, जहाँ हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसको कहते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, साथ ही साथ वाटर बनता है और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसी के साथ साथ रेस्पिरेशन के ऊपर सवाल आता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो आपको पता होगा जब ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होकर CO2 में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है। 1 मोल ग्लूकोज में 38 ATP बनते हैं। तो वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर है फूड इज ब्रोकन डाउन into glucose and in our cells glucose combined with oxygen to produce energy to our body। ये लाइन बिल्कुल NCERT में लिखी हुई है तो आप यही आंसर लिखेंगे। तीसरा एक एग्जांपल और है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक क्यों है, तो हम बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए जब डिकम्पोज होता है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक सवाल पूछा जाता है वाई डू वॉल्स बिकम शाइनी एंड ब्राइट 2 to 3 days आफ्टर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग करने के बाद जो दीवारें हैं वो चमकीली क्यों हो जाती हैं। तो आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है NCERT के बॉक्स में, ये दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम।
और ये कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये CBSE में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। ऐसे डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला है हीट। हीट की ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जो हीट के थ्रू ब्रेक हो सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब इनको हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो बर्निंग सल्फर की तरह होती है। तो पूछ सकते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और बर्निंग सल्फर गैस आर रिलीज, तो उस सब्सटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला है कलर चेंज। ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसमें कि 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। पहले वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है, वाइट बनता है, फिर दोबारा उसको डिकम्पोज करना होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। वो रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है उसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। साथ ही साथ 2 गैस रिलीज होती हैं जिनकी काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है, चोकिंग स्मेल होती है। पंजेंट चोकिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद एक अगला रिएक्शन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है और ये भी हीटिंग के अंदर आएगा। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम एंड इट हैज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये NCERT में गिवन है तो आप इसको याद रखना। एक एक्टिविटी है 1.6। इस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। जो ये NO2 होता है इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो पेपर में कई बार आता है वाइट पाउडर इज हीटेड एंड ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज। तो उस वाइट पाउडर को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उस वाइट पाउडर का नाम है लेड नाइट्रेट। इसके साथ साथ जो लेड ऑक्साइड होता है वो येलो कलर का होता है। तो इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक ब्राउन फ्यूम्स जो कि NO2 के होते हैं और एक येलो सॉलिड जो कि लेड ऑक्साइड का होता है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होता है और साथ ही साथ जो लेड नाइट्रेट जो वाइट कलर का होता है उसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और येलो प्रेसिपिटेट निकलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम वाटर का डिकम्पोज करेंगे। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए वाटर के अंदर, पानी के अंदर कुछ एसिड मिलाया जाता है जैसे कि H2SO4। और साथ ही साथ 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो पेपर में आता है कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कैथोड पे गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन और एनोड पे जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है ऑक्सीजन। एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दूसरा, जो ऑक्सीजन है रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी एक अगरबत्ती है उसको फिर से जला देगी, ठीक है, या ग्लो कर देगी। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। इसके साथ साथ जो वॉल्यूम होती है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होता है, तो आप ये बात याद रखिए। और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? जो प्योर वाटर होता है इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो एडिंग डाइल्यूट एसिड प्रोवाइड फ्री आयंस एंड मेक द वाटर अ गुड कंडक्टर। तो ये आप लिखिए। आगे चलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करना। जब सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, जब उसको हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है और साथ ही साथ उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। इसके साथ साथ
जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको भी अगर हम सनलाइट में रखेंगे, जो कि थोड़ा सा पेल येलो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जब उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा और सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें, पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी, दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। साथ ही साथ दे आर स्टोर इन डार्क बोतल। डार्क बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, टू प्रिवेंट अनवांटेड डिकम्पोजिशन बाई द एम्बाइंट लाइट। सनलाइट से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इनको डार्क बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट, सीबीएसई का एक क्वेश्चन आया था कि राइट वन एग्जाम्पल ईच फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, एक रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए और एक रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए, और इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड एंड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप लिखेंगे वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फोटोकेमिकल में आप लिखिए सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जब किसी सॉल्ट से, मान लीजिए किसी सॉल्ट से एक रिएक्टिव मेटल अनरिएक्टिव मेटल को या लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सबसे फेमस एग्जांपल है आयरन नेल व्हेन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर जब डिस्प्लेस हो जाता है तो फिर फेरस सल्फेट बन जाता है और फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है। और साथ ही साथ आयरन के ऊपर कॉपर की जो आयन्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, इसलिए आयरन की जो नेल्स है वो ब्राउनिश हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। द ब्लू कलर, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी कि हल्का हो जाता है, एंड टर्न्स लाइट ग्रीन, वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। दूसरा पॉइंट, और रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल की जो कोटिंग है वो आयरन के ऊपर चली जाती है। क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा है जिंक। इसी तरीके से जिंक भी कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और कॉपर का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो ब्लू कलर डिसअपियर कम्प्लीटली एंड सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। तो इसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ब्लू कलर जो है डिसअपियर हो गया। इसके साथ साथ अगर लेड मिलाएंगे कॉपर क्लोराइड में, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ग्रीनिश ब्लू। तो क्योंकि लेड जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर याद रखना है तो आप याद रखिए, पहला जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर। यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद लेड और उसके बाद कॉपर। इसलिए कॉपर को तीनों मेटल क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हुआ? तो आंसर है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन में। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट म्यूचुअली आयन का ट्रांसफ़र करते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। पहला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का कलर जो कि कलरलेस होता है, साथ ही साथ बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड। इसमें ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि जो बेरियम सल्फेट है वो एक इनसॉल्यूबल वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर।
तो पेपर में ये एक सवाल आ सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट दैट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमारे बुक में 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं। सीबीएसई में सवाल पूछा गया था, व्हाट हैपन व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज मिक्स विद बेरियम क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसमें जो बेरियम सल्फेट है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आप ये रिएक्शन लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वर्ड जो है वो 2 शब्दों से बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिलीज होना या निकलना। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होती है तो उसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हाइड्रोजन का गेन होता है तो उसको हम हाइड्रोजन यानी रिडक्शन कह सकते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अ सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को जोड़ रहा है कोई सब्सटेंस या हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट रिमूव ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन। एक रिएक्शन के थ्रू हम इन दोनों को समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, अब ब्लैक कॉपर, मतलब कि कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, वो ब्लैक कोटिंग जो है किस सब्सटेंस की होती है। तो आंसर है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन द्वारा पास करते हैं इसके ऊपर तो वो जो कॉपर ऑक्साइड की जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है और कॉपर फिर से ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड H2O। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ। कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन रिलीज हो गया इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और जो रिड्यूस हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये आप याद रखिए। अगली रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से MnO2 प्लस HCl। MnO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ये रिड्यूस हो रहा है और जो रिड्यूस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी तरीके से जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप याद रखिए। पेपर में इन्हीं 3 रिएक्शन से ही सवाल आएगा क्योंकि NCERT में यही 3 रिएक्शन गिवन है। अगला है कोरोजन। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid and oxygen, it get corrode and this process is called corrosion। corrosion का मतलब क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर या किसी एसिड की लेयर या मॉइस्चर की लेयर चढ़ जाती है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। एक रेडिश ब्राउन फ्लैग की लेयर चढ़ जाती है आयरन के ऊपर जिसे हम हिंदी में जंग लगना कहते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक कलर की उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो कि होती है सिल्वर सल्फाइड की, तो इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। साथ ही साथ जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है
जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का एक कोटिंग है वो उनके ऊपर चढ़ जाती है। इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। इस कोरोजन से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम उसके ऊपर पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन और एनोडाइजिंग और इस तरीके से हम अलग अलग मेथड अपना सकते हैं ताकि उनके ऊपर से कोरोजन का इफेक्ट कम हो सके। दूसरा है रेंसिडिटी। जब आपने देखा होगा, जब चिप्स वगैरह आप खाते हो या मान लो कोई फल वगैरह खाते हो, जब आप उन्हें खुले में छोड़ देते हो तो आप देखते हो उनका कलर, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपने देखा होगा, चिप्स होते हैं, चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ऑक्सीडेशन को रोकती है। और कुछ आपने देखा होगा कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस भी ऐड किए जाते हैं जैसे BHA और BHT। इसके अलावा सब्सटेंस को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है और लो टेम्परेचर में सब्सटेंस को रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन का रेट जो है वो कम हो सके। तो ये प्रोसेस है, ये तरीके हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें रेंसिडिटी को। ये पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला हमने पढ़ा मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग, तो इसमें चेंज हुआ डेजलिंग वाइट फ्लेम और प्रेसिपिटेट बना वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा हमने देखा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जब उनको हम हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर के बन जाते हैं। इसमें जो गैस निकली उनका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3। जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे NO2 के, साथ ही साथ एक येलो लेड ऑक्साइड का भी एक सॉलिड रेजिड्यू बनेगा। इसमें NO2 है वो ब्राउन फ्यूम्स है और जो लेड ऑक्साइड है वो येलो है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो इसमें चेंज क्या आया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 रेशो में कन्वर्ट हो गए। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे कलेक्ट हुआ और ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट हुआ। इसके अलावा जब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट में रखा तो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर की थी और जो सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि येलो कलर की थी वो ग्रे कलर में चेंज हो गए। इसके अलावा जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाली या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाला या हमने कॉपर क्लोराइड में जब हमने लेड डाला तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया लाइट ग्रीन में इन केस ऑफ आयरन, और ब्राउन कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया आयरन के ऊपर। इसके अलावा जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा और साथ ही साथ ब्राउन कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के ऊपर। इसके अलावा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो हमने मिक्स किया तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसका नाम है बेरियम सल्फेट और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। साथ ही साथ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करेंगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लास्ट की 2 रिएक्शन और हैं। जब हमने कॉपर को हीट किया था तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ गई थी और जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के थ्रू पास किया, हाइड्रोजन गैस पास की, तो वो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग है वो वापस ब्राउन कोटिंग में यानी ब्राउन कलर में चेंज हो गई थी। इसके अलावा ये बुक के ऑल द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही पेपर में आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिए। पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. It is also combination as well as exothermic. जब calcium hydroxide plus CO2 gives calcium carbonate, ये एक precipitation reaction का example है। Carbon plus O2 gives CO2, ये combination reaction as well as exothermic का example है। H2 plus O2 gives water, ये combination reaction का example है। Methane plus O2 gives CO2 and water, ये exothermic reaction का example है। And ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड वाटर, ये रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। 8th फेरस सल्फेट गिव्स, जब इसको हम हीट करते हैं तो बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बदलता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। 10वां रिएक्शन है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2।
11वां रिएक्शन है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो बनता है सिल्वर एंड क्लोराइड। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम हीट करते हैं तो बनता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। 14 रिएक्शन है जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन मिक्स करते हैं तो बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक मिक्स करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जब हम कॉपर क्लोराइड में पीबी मिक्स करते हैं तो बनता है पीबी क्लोराइड यानी लेड क्लोराइड प्लस Cu। और 17 रिएक्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 18 है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। 19वीं रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कोटिंग होती है इसकी। और 20वीं रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर, जो ब्लैक कोटिंग है वो डिसअपियर हो जाती है और फिर से ब्राउन कलर कॉपर आ जाता है। 21 रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 21 जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO। ये भी एक रेडक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रिएक्शन नंबर 22 जो कि लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कवर किया, साथ ही साथ हमने रिकैपिचुलेट किया, हमने रिवीजन किया ऑल द 22 रिएक्शन। तो अगली क्लास में अगली वीडियो में हम करेंगे इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और साथ ही साथ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। तो आपको कोई डाउट लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।